वाटर इसमें से लीजिए और सबसे पहले फोरहेड को, इसके बाद चिन को और तब नोज वाले एरिया को करना है। फिर से आप ये सॉप लेंगे, सॉप से ऐसे करना है और फिर से ये नॉर्मल वाटर से साफ कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। सो नर्सिंग फाउंडेशन 2 का हमारा यूनिट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हाइजीन है पढ़ना है। इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे और ये चैप्टर एग्जाम से, यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, तो सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। प्रोसीजर भी मैं करके दिखाऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले देखते हैं कि हाइजीन है क्या। तो अगर हाइजीन हम लोग देखें तो कैसे क्लीन रखना है जिससे इन्फेक्शन से हम लोग बच सके, हमारा हेल्थ प्रमोट हो सके, हेल्थ डेविएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ना हो, ये सब बचा सके। तो यही इसमें पढ़ना है कि हमें हॉस्पिटल सेक्टर में कैसे एक पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करवा के रखना है, जो खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसीजर देखना होगा, ये सारी चीज़ें। सो हाइजीन डिफाइन एज द साइंस एंड आर्ट, मतलब ये एक तरह से साइंस है कि कैसे इसे और कैसे करना है, उस तरह से आर्ट भी है जो कि एसोसिएटेड है। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को बचा के रखना और प्रमोट करना है, वेलबींग हमारा अच्छा हो, इसलिए हम लोग को हाइजीन मेंटेन रखना होता है। नेक्स्ट आता है डिफिनेशन। देख लेने के बाद फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग हाइजीन प्रैक्टिस। कौन कौन से फैक्टर है जो हाइजीन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो पर्सनल प्रेफरेंस हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि आउन डिजायर एंड जो प्रेफरेंसेस अबाउट व्हेन बाथ, शेव एंड हेयर केयर, मतलब लोगों की अपनी इच्छा कि कब हमें क्या करना है, कब बाथ लेनी है, कब अपने शेविंग करना है। तो ये सारी चीज़ें जिसकी जैसे प्रेफरेंसेस होगी, कोई कोई जो पर्सन होते हैं वो वीकली अपना शेविंग करते हैं, कोई कोई डेली बाथिंग लेते हैं, तो ये सारी अपने प्रेफरेंसेस हाइजीन प्रैक्टिस को अफेक्ट करता है। सोशल प्रैक्टिस अगर देखें तो किस कंडीशन में वो रह रहा है, क्या उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, जैसे स्लम एरिया में वहाँ पे वाटर की ही कमी हो जाती है, तो लोग रोज़ जो है वो पानी पीने के लिए जो है वो तरस जाते हैं, तो फिर उनके लिए बाथिंग थोड़ा सा अफेक्ट होता है। तो सोशल प्रैक्टिसेस या फिर सोशल कंडीशन कैसी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो ये कैसे हाइजीन को अफेक्ट करता है कि जैसा लोगों के पास ये रिलेटेड है पैसे से, तो जिनके पास अच्छी ये इकोनॉमिकल स्टेटस रहती है उनके पास सारी चीज़ें एफर्ट वो कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं होती वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाथिंग भी करेंगे तो वो सिर्फ वाटर से स्नान कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास अच्छी इकोनॉमिकल स्टेटस, वो सारी चीज़ें कि हाँ कौन सा हमें सॉप यूज करना है, क्या कैसे करना है, तो ये भी अफेक्ट करता है हाइजीन प्रैक्टिस को। हेल्थ एंड बिलीव और मोटिवेशन ये है कि मतलब कितना जिन लोगों को हाइजीन का इम्पोर्टेंस पता है कि अगर मैं हाइजीन नहीं रहूँगा तो हमारा सबसे बड़ा हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकता है, तो वो जिन लोगों को पता है वो तो रोज़ अपना बाथिंग अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन आसपास या फिर अपने को रखेंगे हाइजीन, और उसके लिए मोटिवेट भी रहेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता, जो इलिटरेट है, उन लोगों का हाइजीन प्रैक्टिस कम रहता है, लेस रहता है। कल्चरल बिलीव अगर देखें तो क्लाइंट कल्चरल बिलीव एंड पर्सनल वैल्यू इन्फ्लुएंस हाइजीन केयर। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि लोग जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस है, लोगों को रोज़ अगर वर्शिप करना हो, पूजा करना हो, तो वो लोग चाहे जो भी हो जाए, उन लोग स्नान करके पूजा करके ही खाना खाएंगे, अपना पूरा हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो कल्चरल बिलीव भी हाइजीन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में डिसेबिलिटी अफेक्ट, जैसे कि अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो वो चाह के भी, कितना भी उसको पता है कि हाँ स्नान इतना मतलब हाइजीन हमें रखना ज़रूरी है, हमारे आसपास सभी जगह हाइजीन रहे, हम पूरा हमारा बॉडी हाइजीन मेंटेन रहे, लेकिन वो खुद से कर ही नहीं पा रहा है, तो वो अफेक्ट उनके फैमिली करे भी तो उतना नहीं कर पाते, उनका अफेक्ट होता है हाइजीन प्रैक्टिस। सो ये था कि किस किस फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं जो हाइजीन को अफेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना कैसा है एग्जाम में आए तो सबसे पहले हाइजीन का डिफिनेशन लिखिएगा, ये क्लाउड्स बना के सबसे पहले ये बना लीजिएगा और एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा लिख दीजिएगा, इतना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। मैं एक पेज में आपको दूंगी सारी चीज़ें जो कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे बस एक बार रिविज़न करें और लिख सकें। याद करने के लिए H2P2HC से आप याद रख सकते हैं, P से पर्सनल और फिजिकल कंडीशन आ जाएगा। एक और जो H2 है उससे सोशल और सोशियो इकोनॉमिक, तो इस तरह से आप चाहे तो इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है हाइजीन केयर इंडिकेशन, किसको करनी चाहिए, इसके बाद इसका पर्पस क्या है और अगर ना करें तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है।
सो हाइजीन केयर मीन्स कि यहाँ पे है कि जो खुद से नहीं कर सकता उनको केयर ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादातर डिसेबल पर्सन। तो इंडिकेशन अगर देखें तो किनको हाइजीन की केयर की रिक्वायरमेंट है? जो सीरियसली इल पेशेंट है, बहुत ज़्यादा बीमार है, इसके बाद अगर हाई फीवर हो तब भी पेशेंट अपने से कैपेबल नहीं होता है, उस टाइम पे हमें कोल्ड बाथ है सब देना पड़ता है, जो कि हम लोग वाइटल साइन में पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक नर्सिंग फाउंडेशन 1 पूरा ख़त्म हो चुका है, नर्सिंग फाउंडेशन 2 में भी हम लोग 4 यूनिट तक पहुंच चुके हैं, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, इनको तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेशन के बाद इन लोग कैपेबल नहीं होते तो नर्सेस को बाथिंग करवाना पड़ता है। अनकॉन्शियस पेशेंट, जो कि अनकॉन्शियस वो है ही नहीं होश आवास में। फिर पैरालाइज पेशेंट, जो कि अपने से मोटर एक्टिविटी नहीं कर सकते। पेशेंट जो इन्फेक्शियस, जिनका माउथ का इन्फेक्शन हो और वो अनकॉन्शियस, तो उनको भी हाइजीन केयर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। एनेस्थीसिया, जिसमें कि सेंसेशन ही लॉस हो गया, तो इस कंडीशन में भी उन लोगों को हाइजीन केयर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा कि पर्पस क्या है इसका हाइजीन केयर का। तो आपको नॉर्मली से भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर माउथ से रिलेटेड देखें तो माउथ का हम लोग हाइजीन क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि जो हमारा गम्स, टीथ एंड लिप्स है वो हेल्दी रह सके। इसके बाद जो भी टीथ का पार्टिकल्स है वो रिमूव हो सके। अगर हम लोग अच्छे से माउथ का हाइजीन रखते हैं तो हमारा एपीटाइट भी अच्छा होता है, ये आप लोग फील किए होंगे। ये तो माउथ को लेकर हो गया। नेक्स्ट अगर पूरे बॉडी का देखें हम लोग अच्छे से अगर बाथिंग करते हैं तो उससे हमारा वेल बीइंग भी हमें अच्छा लगता है, पेशेंट को भी उस टाइम अच्छा लगता है, और जितना उन्हें अच्छा महसूस होगा उतना जल्दी वो रिकवर होंगे। इसके बाद बेड सोर से भी ये बचाता है, जितना आप हाइजीन मेंटेन करके रखिएगा। बेड सोर इस चैप्टर का सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हेल्थ को मेंटेन रखता है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचेगा तो हमारा हेल्थ सही रहेगा। इसके बाद अगर ओरल का ही देखें तो ओरल को अच्छे से हम लोग हाइजीन रखेंगे, या फिर खाना या फिर जो फूड वाटर है सब सही ले रहे हैं तो हमारा ओरल इन्फेक्शन भी बचेगा। तो ये था पर्पस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर निगलेक्ट करते हैं हाइजीन केयर को तो क्या क्या हो सकता है। बॉडी लाइस, सर में जू हो सकती है, क्रोनिक डायरिया हो सकता है। कैसे? क्रोनिक डायरिया का यहाँ क्या मतलब है? अगर आप पानी सही नहीं हाइजीन, मतलब अच्छा सप्लाई वाटर नहीं ले रहे या फिर फूड में हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे तो वो इन्फेक्शन आपके जीआई ट्रैक में जाएगा और डायरिया हो सकता है। टूथ डिके, अगर माउथ का केयर अच्छे से नहीं कीजिएगा तो टूथ हमारा डिके होने लगता है। हेड लाइस, वही सर में जो, या फिर ये बॉडी लाइस भी जो कि पूरे बॉडी में देखने को मिलते हैं। स्कैबिस में मतलब कि खुजली ये सब होने लगेगी। रिंग वॉर्म, ये भी एक तरह का खुजली ही है, जो कि ये अगर ना हाइजीन मेंटेन करें तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में आता है कि हाइजीन, ये केयर ऑफ स्किन, इसमें बाथ, फेट एंड नेल, हेयर केयर सारा हमें देखना है। इसका हम लोग प्रोसीजर भी देख लेंगे। सबसे पहले अगर केयर ऑफ स्किन देखें, जिसमें बाथिंग हमें सबसे पहले देखना है, तो इसका क्या है? अगर डेफिनेशन, इसी को हम लोग स्पॉन्ज बाथ भी बोलते हैं। आपसे वाइवा में बेड बाथ ना पूछ के स्पॉन्ज बाथ भी पूछ सकता है, आपके एग्जाम में स्पॉन्ज बाथ भी, तो ये टर्म आप याद रखिएगा। तो यह एक प्रोसीजर है जो कि क्लीन करना पेशेंट की बॉडी को, हु इज बेड, जो कि बेड में है, अपने से वो नहीं ले सकते हैं बाथ, खुद से वो नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, उसको देना पड़ता है। ये एक तरह का प्रोसीजर है। ये बेड बाथ का डेफिनेशन हो गया नॉर्मल सा। इसके बाद क्या पर्पस है, तो जो हम लोग पहले देखे थे कि ये सारी चीज़ों से प्रिवेंट करता है, तो वही सारी चीज़ें करेगा कि बैक्टीरिया स्प्रेड हमारे स्किन में ना हो, उससे ये बचाता है। इसके बाद पेशेंट के बॉडी को क्लीन करेगा। इसके बाद स्टिमुलेट मस्कुलर एंड टोन जॉइंट, हर हम लोग जब ऐसे उस तरह सारे बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होता है, उनका जॉइंट का मूवमेंट बाथिंग के टाइम पे हो जाता है। इसके बाद पेशेंट कंफर्ट भी फील करता है, और आप खुद से फील कीजिएगा कि अगर आप स्नान करके सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है, या फिर आप हाइजीन मेंटेन करके रहिएगा तो नींद भी अच्छी आती है। अगर आप बहुत दिनों से स्नान नहीं किया तो आपका स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, तो उसी तरह पेशेंट में भी। इसके बाद ऑब्जर्व स्किन एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, हम लोग पूरे बॉडी का जब बात करेंगे तो अगर वहाँ पे बेड सोर या फिर कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो तो वो चीज़ें भी असेस हो जाती है। तो इसका पर्पस हो गया। नेक्स्ट आता है कितने टाइप का बात होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेड बाथ ही होता है, और बाथिंग जो कि देखना हमें ज़रूरी है, तो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है।
एक तो कंप्लीट बेड बाथ होता है जिसमें कि कोई असिस्टेंट जैसे नर्स की रिक्वायरमेंट हुई या फिर उनके फैमिली वाले की रिक्वायरमेंट हुई, पूरे बॉडी को हाइजीन करना है, ओरल ये सब पूरा माउथ को लेकर के, तो ये कंप्लीट बॉडी बेड बाथ हो गया। नेक्स्ट अगर पार्सल बेड बाथ देखें तो हेल्थ असिस्टेंट बाथ सम पार्ट बॉडी लाइक सिर्फ फेस का अगर हम लोग वॉश कर दे रहे हैं, सिर्फ एक्जिला जेनाइटल अगर मतलब कुछ एरिया को ही अगर हम लोग बाथिंग दे रहे हैं वॉश कर रहे हैं तो वो पार्शियल मतलब कि हाफ में आया, फुल आप उनको ये बाथिंग नहीं दिए। नेक्स्ट आता है टब बाथ या बाथ वॉशरूम बाथ अलाउ पेशेंट मतलब खुद से जो पेशेंट जा सकता है, उनकी कंडीशन ठीक होगी और वॉशरूम में जाके वो टब में स्नान कर रहा है तो वो टब या बाथरूम बाथ कहलाता है। आई क्लाइमेट बुक में भी यही चीज़ें दी हुई है, तो आपको आपके एग्ज़ाम में आए तो ये चीज़ें लिखनी होगी। इक्विपमेंट देख लेते हैं। तो इक्विपमेंट के लिए मैं एक सिंपल सा आपको एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ। जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन उसका पर्पस इंडिकेशन लिखने के बाद इक्विपमेंट के लिए आप जगह छोड़िएगा और सबसे पहले प्रोसीजर लिखिएगा। अगर आपको प्रोसीजर याद है, प्रोसीजर में जो चीज़ आप शामिल कीजिएगा उसके बाद ही आपको इक्विपमेंट उसी तरह से डाल देना है कि मैंने क्या क्या यूज़ किया। तो इक्विपमेंट के लिए आपको अलग से दिमाग नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एग्ज़ाम में, मेरे पास हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो बेसिन एक होना चाहिए, मीन्स की जो गमला टाइप से होता है उस तरह से एक आपको ले लेना है। इसके बाद सॉप एंड सॉप डिश लेना है। इसके बाद वॉश मतलब जो क्लॉथ मतलब स्नान करने के बाद देंगे वो एक ले लेना है पेशेंट के लिए। बाथ टॉवेल एक होना चाहिए, सारा चीज़ मैं करके दिखाऊंगी। इसके बाद ड्रॉ सीट होना चाहिए जो कि बेड मेकिंग में पढ़ा चुकी हूँ। बाथ ब्लैंकेट और सीट होना चाहिए ताकि बाथ के टाइम पे वो ब्लैंकेट जो टॉप सीट रहता है उस टाइम पे हट जाता है और बाथ ब्लैंकेट को हम लोग ऊपर से डालते हैं। मेकिंग टोस होना चाहिए ताकि उस एरिया पे रख सके। मेकिंग टोस 2 होगा, एक तो पहले से ही वो रहेगा बेड पे और एक हेड साइड में रखने के लिए। नेल कटर होना चाहिए ताकि नेल को आप साफ कर सके। कॉम्ब एंड ऑयल होना चाहिए। किडनी ट्रे, पेपर बैग होना चाहिए। 2 जग्स होना चाहिए। 2 जग में हम लोग क्या रखेंगे, एक में कूल वाटर रखेंगे और एक में हॉट वाटर रखेंगे। इसके बाद हम लोग बकेट रख सकते हैं जो कि वाटर को रखने के लिए नीचे रखा जाता है, उसका कोई उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। प्रोसीजर देखना मस्ट है। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दीजिए प्रोसीजर कि हाँ मैं आपको बाथिंग अगर कॉन्शियस है तो वो सारा चीज़ बता दीजिए। हैंड वॉश कर लेना है, ये सारी जो कॉमन है इक्विपमेंट गैदर कर लिए, ये लिखना प्रोसीजर में मस्ट रहता है, तो सारी चीज़ें आप लिख दीजिए। इसके बाद पेशेंट को ड्रेस को आपको रिमूव करना है। ये हमारे पास पेशेंट है, इससे हमें बेड बाथ देना है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद इनके जो कपड़े थे उसको हटाए। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ठंडे और गर्म पानी को इस तरह से ये मिला लेना है और टेम्परेचर चेक करना है। थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उनके हैंड को ऐसे देखना है कि हाँ आप इतना आपके लिए ठीक है नहीं। इस तरह से करने के बाद ये आपका वाटर हो गया है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉटन लेके और आई को इनर से आउटर की ओर, आई केयर में भी देखेंगे, ऐसे आपको वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉवेल को आप इस तरह से बनाइए अपने हैंड के लिए। ये इस तरह से टॉवेल हो गया, यहाँ पे हाथ को रखिए, ये ट्रायंगुलर आपको शेप में बना लेना है। ये ऐसे बचे तो ऐसे कर लेना है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये हम लोग कर चुके हैं, आई को कॉटन से हम लोगों को पहले वॉश कर लेना है। इसके बाद आप नॉर्मल वाटर इसमें से लीजिए और सबसे पहले फोरहेड को, इसके बाद चीन को और तब नोज वाले एरिया को करना है। फिर से आप ये सॉप लेंगे, सॉप से ऐसे करना है और फिर से ये नॉर्मल वाटर से साफ कर देना है। फेस का हो गया, यहाँ तक हम लोग क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हमें आना है आर्म में, फेस के बाद आर्म में। तो उसी तरह से सबसे पहले क्लीन वाटर, यहाँ से हमें जाना है रिस्ट से ऊपर आर्म की ओर। एक जिला आपको इसी टाइम पे नहीं करना है, एक जिला क्योंकि ये ज़्यादा गंदा होता है तो हम लोग अलग से करेंगे। तो सबसे पहले ये गए नॉर्मल, फिर ये सॉप के साथ पहले ऊपर की ओर, फिर इनवर्ट भी कर देंगे और तब जाके हम लोग एक जिला को करेंगे। दोनों तरफ इसी तरह से होगा। एक जिला के लिए अलग से नॉर्मल वाटर, सॉप और फिर से वाटर से वाइप करेंगे। और करने के टाइम ही आपको ये बाथ टॉवल, जैसे कि हम लोगों का ये फेस अगर कंप्लीट हुआ था तो फेस को ये बाथ टॉवल से ऐसे वाइप पोंछ देना है धीरे धीरे करके, और फिर हाथ को भी हम लोग जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ इस तरह से बाथ टॉवल से हमें वाइप कर देना है। नेक्स्ट टैप कर करके हमें करना है, कभी भी पूरा जोर आपको नहीं डालना उस।
इसके बाद हमारा ये जो नेल वाला एरिया है उसको हम लोग सीधा ऐसे बाउल में रखेंगे और इस तरह से वहाँ पे जो नेल से निकालने वाला ब्रश हम लोग जो इक्विपमेंट में देखे थे उससे वॉश करके और नेल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोनों हैंड में ऐसे ही करना है। अब फेस आर्म के बाद हमें आना है चेस्ट वाले एरिया में। चेस्ट वाले एरिया में भी उसी तरह से अपर से इनर की ओर हमें जाना है। तो सबसे पहले वाटर सॉप, फिर से वाटर, इसके बाद हमें वाइप कर देना है ये टॉवेल से। फिर ऐसे ही एब्डोमेन का भी कर लेंगे सेम प्रोसीजर। इसके बाद हम लोगों को ऐसे साइड लेइंग करना है और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो टॉप सीट होता है उसको हटा दिया जाता है और जो बाथ हम लोग सीट लेते हैं उसको ऊपर से रखते हैं। जिस एरिया को आप वॉश कर रहे हो उसी को एक्सपोज कीजिएगा, हर एक को एक्सपोज नहीं करना। तो हमारा एब्डोमेन जब हो गया तो ऐसे एक्सपोज करके यहाँ से ऐसे लाना है और फिर ऐसे ही जो इस साइड का एरिया है हमारा बैक साइड, उससे भी वाटर सॉप एंड वाटर और इसके बाद वाइप कर देंगे टैप कर करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे फीट से आने से पहले हमें ये कपड़े को पहना देना है जो हम लोग न्यू क्लॉथ लिए थे। इसके बाद फिट मैं इसका एक्सपोज नहीं कर सकती हूँ ना, तो मेरा गुड्डा मुझसे गुस्सा हो जाएगा। तो उस तरह से आपको हटा लेना है। हटाने के बाद आपको ये यहाँ से ऊपर की ओर जाना है उसी तरह से हैंग की। सबसे पहले वाटर, इसके बाद सॉफ्ट, फिर से वाटर और ऊपर तक आपको यहाँ तक करना है। कभी भी जेनाइटल एरिया एक्सपोज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा बच जाएगा इसका शू, मतलब उतरा हुआ ही होगा पेशेंट का। इसके बाद इसे डालना है वाटर में और वो नेल कटर से नेल को ये कर देना है, साफ़ कर देना है जो भी गंदगी है और इसके बाद इसे वाइप कर देना है। इसी तरह से हमारा जो टॉवेल है तो ये वाइप हो जाएगा। अगर वो कॉन्शियस है तो जेनाइटल एरिया को खुद कर लेगा, अगर अनकॉन्शियस है तो वो आपको ही करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले फेस, इसके बाद आर्म। आपको ये ध्यान होना चाहिए, वाइवा में ऐसे ही पूछता है, फेस, आर्म, चेस्ट, एब्डोमेन, बैक। इसके बाद हमारा लेग आया था, लोअर फीट आया था। सबसे पहले यहाँ से ऊपर की ओर जाना है, तब हमें पेरिनियल एरिया को करना है। तो यही आपको बेड बाथ में इतना ही ध्यान रखना है। इस तरह से आपको बेड बाथिंग देना है। और उसके बाद आप लोअर भी जो कपड़े पजामा होगा उनको पहना देना है और सारे इक्विपमेंट को हटा देना है और हैंड वॉश आप कर लेना है, आफ्टर केयर जो होता है। तो अगर आप प्रोसीजर समझ गए हैं, इस वाइवा में इसी तरह से परफॉर्म करना है। एग्ज़ाम में तो बेड बाथिंग कम आएगा, अगर आता है तो इसी तरह से आपको लिख देना है। जो चीज़ें आपने यूज़ किया इक्विपमेंट आप प्रोसीजर लिखने के बाद लिख दीजिएगा। एकदम बहुत कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो याद करना सिर्फ प्रोसीजर होता है, उसके बाद सारा चीज़ आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बेड बाथ के बाद फीट, नेल एंड हेयर केयर कैसे कीजिएगा। हैंड एंड फीट का हम लोग देख लेते हैं कि हैंड जो है मोर कंटामिनेटेड, हमारा हैंड जो है बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड रहता है। तो इसको वाटर में देखे थे हम लोग कि सोक करके और इनेबल नस टू क्लीन देम थ्रोली, उसको क्लीन कर देना है। फीट का अगर देखें तो ये भी कंसिडर लिस्ट क्लीन एरिया से प्लेस फूड द वाटर एंड क्लीन। जब भी हम लोगों का क्लीन करने का क्या मेथड है कि मोर कंटामिनेटेड से लेस कंटामिनेटेड की ओर जाना है। तो जहाँ पे लिस्ट क्लीन है दैट मीन्स कि मोर कंटामिनेटेड है, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है और लिस्ट की ओर जाना है। फिट से ऊपर की ओर हमें जाना है, ये वाला एरिया ज़्यादा कंटामिनेटेड रहता है। अगर वही नेल का देखें, हम लोग हैंड का देख लिया, फीट का देख लिया, अगर नेल का देखें तो केयर नेल डन शॉर्ट फिंगर, सबसे पहले शॉर्ट फिंगर होना चाहिए एंड टो का भी नेल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बच सके। टू प्रिवेंट स्किन इंजरी एंड इन्फेक्शन, अगर नेल बड़ा हो तो स्किन की भी इंजरी होने की चांसेस होती है और इन्फेक्शन होने की भी चांसेस होती है, तो वो शॉर्ट करके रखना है। तो इस तरह से क्या पर्पस है, क्यों क्लीन रखना है, तो सबसे पहले तो एक साफ़ सुथरा दिखने, क्लीन दिखने के लिए, प्रिवेंट स्किन इंजरी, इसलिए हमें नेल सबको हाइजीन मेंटेन करके रखना है, इन्फेक्शन से बचाना है, कंफर्ट रहे, पेशेंट फील करेगा, उनकी ग्रूमिंग भी सही होगी और कोई भी एबनॉर्मिटी जो नेल में हमें देखना होता है, साइनोसिस की कंडीशन, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा था। इसके बाद हमारा हेयर वॉश आता है नेल फिट के बाद। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हेयर वॉश या फिर बेड में शैम्पू एक स्पेशल केयर है जो कि रिक्वायर होता है पेशेंट के, जो खुद से नहीं ले सकते, बहुत टाइम से प्रोलॉन्ग बेड पे ही है। पर्पस क्या है, हेयर एंड स्कैल्प को क्लीन एंड हेल्दी रखना, कंफर्ट को और सेल्फ स्टीम को प्रमोट करना। नॉर्मल सी चीज़ें बार बार हो रही है, मतलब आ रहा है। प्रमोट ट्रीटमेंट एंड पेडिकुलेसिस, जो जू होती है उसको पेडिकुलेसिस बोलते हैं, तो पेडिकुलाई को ट्रीट करने के लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए, इक्विपमेंट पे आपको ध्यान नहीं देना है, प्रोसीजर पे ध्यान देना है। आपको इक्विपमेंट उसी तरह से आ जाएगा। फेस टॉवल होना चाहिए फेस को कवर करने के लिए, लॉन्ग मेकिंग टोज होना चाहिए वहाँ पे रखने के लिए, कॉटन स्लैब होना चाहिए ताकि आप ईयर में डाल सके, लिक्विड सॉप या फिर शैम्पू होना चाहिए ताकि वॉश कर सके, हेयर कॉम होना चाहिए, किडनी ट्रे होना चाहिए वेस्ट को हटाने के लिए, पेपर बैग एंड न्यूज़पेपर, वही सब वेस्ट को हटाने के लिए, बकेट एक होना चाहिए
जग 2 होना चाहिए, वही कोल्ड एंड वार्म वाटर रखने के लिए। तो उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सो हेयर वॉश के लिए क्या करना है, सबसे पहले मेकिंग टूज यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद आई को कवर कर देना है हैंकी से, और कॉटन स्वैप जो है उसके ईयर में डाल देना ताकि पानी ना जाए। इसके बाद जो मेकिंग टूज एक एक्स्ट्रा चाहिए होता है, 2 मेकिंग टूज चाहिए होता है, उसको इस तरह से कुछ बना के और यहाँ पे रस्सी करके और ऐसे कर बांध दिया जाता है इनके गले में, और नीचे ही ऐसे बकेट रख दिया जाता है यहाँ पे, ताकि जितने भी वाटर हैं वो ऐसे नीचे की ओर रहेंगे। नीचे ऐसे आप देख सकते हैं, ये सीधा इसी में जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हम लोग फिर क्या करेंगे, सॉप को अप्लाई, मतलब सबसे पहले वाटर ऊपर से डालेंगे, इसके बाद शैम्पू लगाएंगे और इसके बाद वॉश कर देंगे और ड्राई करके ऑयल को अप्लाई कर देंगे। तो यही इतना प्रोसीजर था हेयर केयर का। सो प्रोसीजर में वही लिखा है कि हैंड वॉश सबसे पहले कर देना है, प्राइवेसी चाहिए तो मेंटेन करना है, पिल्लो ये सबको हटा देना है। इसके बाद कॉटन से उसका ईयर को ये कर देना है, और टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। वेट को हेयर कीजिए, इसके बाद शैम्पू अप्लाई कीजिए और उसको ड्राई कीजिए। ये ऑयल ये सब का रिक्वायरमेंट है तो वो लगा दीजिए। आफ्टर केयर में जितने, सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन दे दीजिए, इसके बाद कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, यही सारी चीज़ें, और अपना हैंड वॉश ये सब कर लीजिए और रिकॉर्ड मेंटेन कर लीजिए, जो कि सारे प्रोसीजर में होता है। मैं आपको वो चीज़ें बताई जो कि आपके लिए रिक्वायर है। कम टाइम में आपको जो भी सिलेबस में आता है वो सारा चीज़ मैं करके कोशिश करती हूँ दिखाने का। तो आप इसे याद ज़रूर रखिएगा जितना मैं बता रही हूँ। एग्ज़ाम भी आपका क्लियर हो जाएगा और वाइवा भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैंने पूरा चैप्टर को क्लियर किया। आपको बस वीडियो को देख लेना है, 1 आवर का ही होता है। आप 2 के स्पीड में भी आपके पास अगर एग्ज़ाम आ गया हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। सो केयर ऑफ, जब भी प्रेशर पॉइंट आए तो प्रेशर पॉइंट डेट मीन्स के बेड सोर होने के चांसेस, बेड सोर का कंडीशन आ गया तो वहाँ पे आपको सबसे पहले बेड सोर का डेफिनेशन लिखना होगा। तो यह जो है बेड सोर, प्रेशर सोर या फिर डेक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं, आगे भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, जो कि अक्कर होता है स्किन ऑफ जो बेड रिडेंट पेशेंट होते हैं उनके स्किन में हो जाता है, जो प्रेशर पॉइंट होती है वहाँ पे, जहाँ पर्टिकुलरली उस जगह पे होता है जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस हो, जैसे हील वाले एरिया पे, ये सारे जगह पे ज़्यादा होने की, स्काल्प वाले एरिया पे। बेड सोर टर्म अप्लाई लोकल गैंग्रीन हो जाना, मीन्स कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाता है जिसके कारण अल्सर देखने को मिलती है। सबसे पहले केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट आया तो डेफिनेशन उसके बारे में लिखिए, क्यों आप दे रहे हैं, पर्पस क्या है प्रेशर पॉइंट पे केयर देने का। कि इसमें बेसिकली हम लोग आगे देखेंगे कि एम्बुलेट करवाना मतलब चलवाना है, फिर पोजीशन को चेंज करना। तो क्यों ऐसा करते हैं, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हीलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि कोई अगर वुंड सब हो तो केयर अगर देंगे तो वो हील हो सके। इन्फेक्शन से बचाने के लिए केयर देना होता है उस प्रेशर पॉइंट का। इसके बाद कोई डैमेज फर्दर अगर हो भी गया हो और आगे ना हो तो उससे बचाने के लिए केयर देते हैं। और इसके बाद बेड सोर को ट्रीट करने के लिए उसका केयर दिया जाता है। कौन कौन से ऐसे साइट है जहाँ पे बेड सोर हो सकते हैं, तो अगर सुपाइन पोजीशन में है पेशेंट, अगर इस तरह से ये सुपाइन पोजीशन में पेशेंट हैं तो ये ऑक्सीपिटल एरिया पे हो सकता है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा ऑक्सीपिटल। इसके बाद स्कैपुला वाले एरिया पे हो सकता है, यहाँ पे बॉनी प्रोमिनेंस है। सैक्रल रीजन, डैट मीन्स कि इधर हो सकता है। हिप एंड एल्बो के पास, क्योंकि इधर ज़्यादा बॉनी प्रोमिनेंस होते हैं जिससे बेड से फ्रिक्शन होने के कारण वहाँ पे सोर ये सब हो देखने को मिलता है। अगर साइड लेइंग पोजीशन में पेशेंट है, मीन्स कि इस तरह से साइड लेइंग पोजीशन में आपको बता चुकी हूँ पहले, तो आपको क्लियर होगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अगर साइड लेइंग में तो ईयर पे प्रेशर पड़ेगा, एक्रोमियन पे प्रेशर पड़ेगा। इसके बाद शोल्डर, रिब्स, एक्रोमियन, ग्रेटर ट्रोकैंटर ये सब जो है वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि बेड सोर हो सकती है। ऐसे ऐसे पोजीशन अगर रहा तो, अगर प्रोन पोजीशन में है तो उसका चिक्स, मीन्स कि ऐसे अगर लेटा हो वो अपने एब्डोमेन के बल पे, तो चिक्स वाले एरिया पे हो सकता है क्रोमियन प्रोसेस, ब्रेस्ट पे हो सकता है, फीमेल जेनेटेलिया पे हो सकता है, नी पे एंड टोपी। ये कॉमन सी पॉइंट है जहाँ पे हो सकता है। अब हमें आपको क्योंकि केयर देना है तो आप लोग आपने उतना लिखा डिफिनेशन, पर्पस, ये सारी चीज़ तो ठीक है, कहाँ कहाँ साइट है वो आपने एग्जामिनर को बताया। अब क्या है आप कीजिएगा, कैसे केयर कीजिएगा वो भी तो लिखिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कन्फर्म द हाई रिस्क ऑफ पेशेंट डेली एग्जामिनेशन फॉर साइन एंड सिम्पटम, जो कि ब्रैडन एंड नॉर्टन स्केल से हम लोग देखेंगे आगे। वो एग्जामिन करते रहना है आपको कि उसको रिस्क है कि नहीं है बेड सोर का। रिलीव प्रेशर बाय यूजिंग अ स्पेशल मैट्रेस, जो कि एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस होता है आजकल
हॉस्पिटल में देखने को भी मिलती है, तो वो सारी चीज़ों का यूज़ करना है। कंफर्ट डिवाइस दीजिए ताकि उनको प्रेशर ना पड़े। और क्या आप कर सकते हैं, कैसे केयर कीजिएगा, पोजीशनिंग आपको चेंज करते रहना है एवरी 2 आवर, या फिर उनकी कंडीशन कैसी है, चेंज पोजीशन गिविंग बैक केयर 4 टाइम अ डे। अगर उनकी कंडीशन फिर भी ठीक ठाक हो तो कम से कम तो 4 टाइम आपको पूरे दिन में उनका पोजीशनिंग चेंज करते ही रहना है। लेकिन अगर ज़्यादा रिस्क में हो तो उन्हें 2 आवर पे भी चेंज करना होता है। लूजिंग टाइट बैंडेज एंड रिस्ट्रेन, अगर कोई रिस्ट्रेन टाइट लगा हो, ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको लूज कर दीजिए अगर उनको बेड सोर होने की कंडीशन है तो ये केयर हो गया, जो कि आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में आ सकता है, वो आप लिखिएगा। मेरे पास इसका नोट्स था तो मैं अलग से नहीं बनाई, ताकि आपको वैसे भी ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर यूजिंग ब्रैडन एंड नॉर्टन स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर इंजरी को असेस किया जाता है, जो कि स्क्रीन पे आपको शो होगा। वो सारी चीज़ों को यूज करके और नर्सेज देखती है कि कितना रिस्क में वो है, वो उस स्केल का क्या नाम है वो हमें पढ़ना होगा। तो डेफिनेशन सबसे पहले फिर से आपको, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना ही होगा। प्रेशर अल्सर डिफाइन लोकलाइज इंजरी स्किन अंडरलाइन टिश्यू, जहाँ पे बॉडी प्रोमिनेंस होता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्रिक्शन एंड शेयर की वजह से, फ्रिक्शन क्या है, जो घर्षण होती है वो बेड और स्किन, उससे के कारण बॉडी प्रोमिनेंस पे जो अल्सर है सब हो गया प्रेशर लगने की वजह से। ये चीज़ आपको डेफिनेशन में लिख देना है। और हमें अब देखना है असेसमेंट, तो देयर आर, यहाँ पे 2 हमें लिखना है, 3 नहीं, क्योंकि हमें 2 ही सिलेबस में ही पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 वेल नोन स्केलिंग सिस्टम है प्रेडिक्शन ऑफ प्रेशर अल्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हॉस्पिटल आईसीयू सब में रहिएगा, उनका आपको असेस करना होता है और ये नर्सेस को ही करनी होती है। तो उसके लिए नॉर्टन स्केल आता है और ब्रैडन स्केल आता है। कि क्या होता है, सबसे पहले नॉर्टन स्केल पढ़ लेते हैं। प्रेशर रिस्क का, जो बेड सोर का रिस्क है उसको असेस करने के लिए। तो स्केल स्कोरिंग सिस्टम हैज़ बीन फर्स्ट इवेल्युएट स्केल, सबसे पहले नॉर्टन स्केल ही आया था, इसके बाद ब्रैडन देखेंगे। नॉर्टन में कुछ चीज़ें छूट चुकी थी, तो ब्रैडन ही ज़्यादा यूज होता है। इट इज़ अ वाइडली यूज टुडे, इसको भी यूज किया जा रहा है, लेकिन ब्रैडन मैंने भी हॉस्पिटल में ज़्यादा देखा है। द टोटल स्कोर ऑफ नॉर्टन स्केल रेटिंग फॉर पेशेंट एंड मे वेरी, सबसे मतलब 1 से लेकर 20 तक होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर 20 अगर आ रहा है तो जितना ज़्यादा उसका स्कोर आएगा, हम लोग देखेंगे कैसे स्कोरिंग करते हैं, वो मिनिमम रिस्क में होता है, उसको बेड सोर होने की चांसेस नहीं रहती है। लेकिन अगर स्कोर कम आता है तो वो ज़्यादा रिस्क में रहता है। आपको बस उल्टा याद रखना है, क्यों, हम लोग समझ लेंगे तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो देखिए, नॉर्टन स्केल में हम लोग 5 फैक्टर को रखते हैं। उसे याद रखने के लिए आप पमामी से आप याद रख सकते हो, सॉरी पमामी। देखिए क्या होता है, नॉर्टन स्केल जब भी रहेगा तो उसमें सबसे पहले फिजिकल कंडीशन रहेगा, जिसमें 4 स्कोरिंग देना होगा। फिजिकल कंडीशन मीन्स कि वो चल रहा है कि नहीं चल पा रहा है, मतलब वैसे तो चल पाना है नहीं चल पाना मोबिलिटी में देखेंगे। उनकी फिजिकल कंडीशन आपको कि वो कितना मतलब वेल बीइंग फील कर पा रहा है, अपनी काम वो कितने अच्छे से कर पा रहा है, फिजिकल कंडीशन आपको देखनी होती है। जिसमें अगर वो सारा चीज़ें अपनी काम अच्छे से कर रहा है नॉर्मल पर्सन की तरह, तो उनको गुड यानी 4 स्कोरिंग मिलेगा। अगर थोड़ा सा कम है तो फेयर रहेगा, और बहुत ज़्यादा ही पुअर है तो हम लोग 2 देखेंगे। और वेरी बैड है, वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो खुद से कुछ भी नहीं अपना काम कर रहा है, तो हम लोग वेरी बैड देंगे, 1 उनका स्कोरिंग होगा। नेक्स्ट हमारा एम से आएगा मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन में अगर वो अलर्ट है, आप कुछ भी बोल रहे हो उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसका स्कोरिंग 4 देंगे। अगर वो एपैथिक, मतलब कि उतना भी ज़्यादा नहीं, हाँ बोल रहे हैं तो मतलब आपकी कमांड को उतना भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो 3 देंगे। और वो कन्फ्यूज्ड है, मेंटल कंडीशन कन्फ्यूजन उसको लग रही है, कोई चीज़ में हमेशा वो अजीब सा फेस बना रहा है, तो आपको 2 उस टाइम पे स्कोर देना है। और वही स्टूपर्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस बैठा है चुपचाप, तो आपको 1 स्कोरिंग देना है। एक्टिविटी, अगर थर्ड हमारा पॉइंट आता है एम्बुलेंट, वो चल रहा है तो आप बहुत अच्छा है, 4 स्कोर दे दीजिए। जैसे कि इसमें यही होता है कि आपने अगर अच्छा परफॉर्मेंस टेस्ट में किया तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो उसी तरह से अगर वो चल रहा है तो 4 देना है। अगर वो किसी के हेल्प से चल रहा है तो 3 देना है। चेयर बाउंड है, स्ट्रेचर सब पे है तो 2 देना है। और अगर बेड फास्ट, मतलब कि वो चल ही नहीं पा रहा है, तो उसको 1 देना है। मोबिलिटी अगर देखें
तो फुल मतलब ये भी इससे रिलेटेड है कि अगर एकदम से वो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी का तो 4 देंगे। स्लाइटली इम्पेयर्ड है उनकी मोबिलिटी, फ्रैक्चर चाहे मतलब कुछ भी अगर हो गया उनके तो 3 देंगे। वेरी लिमिटेड है, बहुत कम है तो 2 देंगे। इमोबाइल है, एकदम में ही उसका मोबिलिटी नहीं है तो 1 देंगे। इनकॉन्टिनेंस में भी आता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंट हम लोग इनहेलेशन नीड में पढ़ेंगे कि उनका ब्लैडर कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो अगर वो उनका ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन नहीं है, डेट मीन्स कि उनकी कंडीशन अच्छी है तो 4 स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इनकॉन्टिनेंस में ओकेजनल, मतलब कभी कभी उनका इनकॉन्टिनेंस अपने से यूरिन आ जा रहा है तो 3 देंगे। अगर यूजुअली बार बार जब मन कर रहा है उनका यूरिन पास कर दे रहा है तो 2 उनका देंगे। अगर यूरिनरी एंड फीकल हमेशा ही आ रहा है, वो खुद से मतलब इनकॉन्टिनेंस हो चुका है, उनका अपना सेंसेशन उस पर कंट्रोल नहीं चल रहा है तो 1 देंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा, आप 1 से 2 बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा कि नॉर्टन स्केल जो है उसमें 5 फैक्टर को रखा गया और उस पर हम लोग स्कोरिंग करते हैं। आपको वो जैसे ही हॉस्पिटल में कीजिएगा ये सारी कामों को, सब अगर आपसे कोई पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि इसमें कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं और कौन कौन से ये मेन पॉइंट आपको इस ट्रिक से याद रख लेना है। और आप हॉस्पिटल में काम कीजिएगा, बेसिकली वो चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। नॉर्टन स्केल में एक चीज़ इनकॉन्टिनेंस को देखा जाता है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टोटल स्कोरिंग इसमें 20 होते हैं और ब्रैडन और नॉर्टन को स्कोरिंग करने का एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले ब्रैडन पढ़ लेते हैं तब स्कोर आपको कैसे करना है और कौन रिस्क कंडीशन में होते हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो ब्रैडन स्केल अब देखते हैं। तो ये क्या है, इस हम लोग पहला वाला में देखें उसमें सिर्फ 5 ही फैक्टर था, जिसमें फिजिकल, मेंटल और एक्टिविटी और फिर मूवमेंट और इनकॉन्टिनेंस आया था। लेकिन ब्रैडन थोड़ा हाई में इन्होंने फ्रिक्शन को भी लिया, न्यूट्रिशन, ये सब सारे पॉइंट को देखा और इसमें 6 फैक्टर इंक्लूडेड है। तो सबसे फर्स्ट आता है सेंसरी परसेप्शन, इसके बाद आता है मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी और एक आता है हमारे पास न्यूट्रिशन और एक फ्रिक्शन एंड सीयर आता है, जो कि एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ब्रैडन स्केल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा मेरे पास, क्योंकि इसे कंप्लीट करना है, वो बहुत ही मतलब इजी है तो एक बार पॉज करके उसे ज़रूर पढ़िएगा आप। तो ये इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं? सबसे पहले सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन मीन्स कि क्या, कि उनको टच करने के बाद या फिर उनको कुछ बोलने के बाद वो सेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। जब तक सेंस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई जवाब नहीं देंगे। तो सबसे पहले अगर वो पूरा अच्छे से सेंसरी इम्पेयरमेंट नहीं है तो उनको स्कोरिंग हाई मिलेगा 4। स्लाइटली लिमिटेड है, मतलब कि आप उसको टच कर रहे हैं तब वो बोल रहा है तो 3 देंगे। वेरी लिमिटेड मतलब कि एकदम लिमिटेड हो गया है, बहुत कभी कभार वो दे रहा है तो उसको 2 स्कोरिंग देंगे। और कम्प्लीटली लिमिटेड, अगर और अच्छे समझना है तो आप उसको पढ़ लीजिए पहले, फिर आप ये समझना आपके लिए आसान होगा। कम्प्लीटली लिमिटेड वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है परसेप्शन, आप उसको टच कर रहे हैं। वेरी लिमिटेड में क्या होता है कि आप एकदम बहुत ज़ोर से पेन दे के मतलब उनको प्रेस किए तब वो कुछ सेंसरी परसेप्शन उनका काम किया, रिस्पॉन्स देंगे। कम्प्लीटली लिमिटेड मतलब दे ही नहीं रहे तब आपको स्कोरिंग 1 देना है। मॉइस्चर के लिए आपको क्या करना है, रेयरली अगर मॉइस्ट है मतलब उनका स्किन परपिरेशन सब हो रहा है तो मोस्ट की कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। तो उस टाइम पे कोई नॉर्मल जैसे इंसान का रहता है उस तरह से एक ही बार लीलन था, वो कहीं पे वेट भीगा हुआ नहीं है, मीन्स कि उसका कंडीशन ठीक है तो 4 दे देंगे। ओकेजनली मोस्ट कि 1-2 उनका लीलन इतना पसीना ये सब आ रहा है कि आपको बेड चेंज करना पड़ रहा है तो 3 देंगे। वेरी मोस्ट मतलब एक दिन में 2-3 इतना उनका हो स्वेटिंग ये सब या फिर परपिरेशन हो रहा है कि 2-3 आपको लिनन चेंज करना पड़ रहा है तो 2 देंगे। कॉन्स्टेंटली मोस्ट हमेशा बहुत ज़्यादा उनकी परपिरेशन हो रही है तो उनको 1 देंगे। एक्टिविटी को नेक्स्ट हमारा थर्ड में आता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी हमें देखना है कि अगर वो वर्क कर रहा है फ्रिक्वेंटली जैसे नॉर्मल लोग करते हैं तो 4 देंगे, अगर ओकेजनली कर रहा है तो 3 देंगे। चेयर फास्ट है तो 2 देंगे, बेड फास्ट है एकदम पूरे बेड पे है तो उनको 1 देंगे। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी, अगर कोई लिमिटेशन जैसे हम लोग चल रहे हैं वो भी चल रहा है तो 4 देंगे। स्लाइटली लिमिटेड है तो 3 देंगे। वेरी लिमिटेड 2। आप इस स्क्रीन पे जो शो हो रहा होगा उसे पढ़े होंगे तो सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। मोबिलिटी देखने के बाद सीवियर अगर ई मोबाइल है चल नहीं पा रहा है तो 1 देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ई मोबिलिटी। 4 फैक्टर है हमारे पास न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो न्यूट्रिशन में अगर उसको जितना खाना दिए वो खा लिया
4 देना है आपको। एडिक्वेट आप दिए आधा या फिर पूरा कंप्लीट, मतलब अच्छी तरह से नहीं किया तो 3 दिया। आप उसको खाना दिए, 1-2 कवर ही खाया, मतलब 1-2 ही लिया और वो छोड़ दिया 1-2 बाइट लेने के बाद, तो 2 देना है। खा ही नहीं रहा है तो आपको 1 देना है। फ्रिक्शन एंड शियर देखना है कि बेड, मतलब इसमें क्या होता है, नो अपरेंट प्रॉब्लम, कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब कि वो बेड में आराम से इधर उधर मूव हो रहा है, उनको फ्रिक्शन एक जगह पे वो नहीं है। पोटेंशियल प्रॉब्लम मीन्स कि उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है और पूरी तरह से एकदम वो बेड पे इधर उधर नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन लग रही है, तो उनको 1 देंगे हाई कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें भी 6 फैक्टर है, हमें ध्यान रखना है सारे चीज़ों के लिए, नॉर्टन हो या फिर ब्रैडन, सब में तो हम लोगों ने 4 दिया, और फ्रिक्शन एंड शियर में हम लोग 3 देंगे। तो ये 1 से 2 बार देखिएगा, और हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, आपको ड्यूटी मिलता है, तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको अभी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि हाँ, नॉर्टन में 5 ही फैक्टर था और ब्रैडन में 6 फैक्टर था, सारे के लिए 4-4 था, लेकिन इसमें 3, तो उसमें टोटल स्कोरिंग जो है वो 20 जाता है, और इसमें एक और बढ़ा तो इसमें 23 जाएगा। मेन इम्पॉर्टेंट आता है कि आप स्कोरिंग कैसे करोगे। तो स्कोरिंग के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। जैसे मैं नॉर्टन और ब्रैडन दोनों के लिए एक ही स्कोरिंग होगा, बस इसमें हाईएस्ट स्कोर 20 होता है और 5 ही फैक्टर होते हैं। इसमें हाईएस्ट जो स्कोर है वो 23 होता है, और इसमें 6 फैक्टर आते हैं। ये चीज़ों को आपने याद कर लिया, आपको इन्हीं चीज़ों को स्कोरिंग करने के लिए याद रखना होगा। अब कई बुक में 1-2 इधर उधर देखिएगा, लेकिन ये एक्यूरेट है, आप इसको याद रखिएगा बस। तो क्या करना है, आप स्कोरिंग कैसे कीजिएगा, जैसे देखिए कि फिजिकल कंडीशन हमने देखा, इसमें हमें जो दिखा कि गुड उनका है, वो अच्छे से उनकी फिजिकल कंडीशन सारी सही है, तो मैंने 4 स्कोरिंग किया। मेंटल कंडीशन में चेक की तो हमें दिखा कि 3 आया। वही एक्टिविटी देखे तो हमें यहाँ पे भी हमें 3 दिखा। नेक्स्ट हमने मोबिलिटी चेक किया तो यहाँ पे कुछ भी हमें 2 या 3, 2 मान के चलिए हमें दिखता है। इनकॉन्टिनेंस में हमें उनकी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन है नहीं, उनका ब्लैडर ठीक है, तो 4। अब इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे, कितना हुआ, 7, 10, 12 एंड 4 अगर हम जोड़े तो पूरा 16 आया। मीन्स कि इनका स्कोरिंग क्या जा रहा है, अगर इस तरह से स्कोरिंग आया मीन्स कि 18 से 15 के बीच में आया है, मीडियम रिस्क में है वो बेड सोर का, उस टाइम पे हमें पोजीशनिंग ये सब चेंज करने वाली सारी टेक्निक लगाना पड़ेगा। अगर वही 18 अगर वो आते या फिर 18 से ज़्यादा आता, सारी चीज़ों में 4-4, 5-5 ऐसे रहता, तो उनका कोई रिस्क नहीं था, वो अपने से सारा चीज़ कर सकते हैं। तो वो ब्रैडन या फिर नॉर्टन जो स्केल होगा आपके पास, इस तरह से आप करके और स्कोरिंग कर दीजिएगा। अगर 18 से ग्रेटर हो तो लो रिस्क है, वो सही, उनका मास्क सही आया है, वो कंडीशन उनकी सही है। अब कमते गया रिस्क, आते गए 18 से 14 में मीडियम रिस्क, बिटवीन अगर 14 से 10 है तो हाई रिस्क है, और अगर 10 से कम आ गया तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क में। तो ये आपको स्कोरिंग करने आना चाहिए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आप लिखिएगा, सबसे पहले अगर असेसमेंट नॉर्टन और ब्रैडन का है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, इसके बाद नॉर्टन के बारे में लिखिए पूरा, इसकी जो भी सारे पॉइंट है, इसके बाद ब्रैडन और स्कोरिंग का लिख दीजिए। इतना ही आपके लिए 1 से 2 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर अल्सर क्या है, इसकी कॉजेज क्या है, स्टेजिंग होता है वो कैसे करना है, कि क्या इसका मैनिफेस्टेशन, डेवलपमेंट के सिम्टम्स, और कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, केयर दे सकते हैं। तो एक ही करके हम लोग देख लेते हैं। प्रेशर सोर से आ सकता है, प्रेशर अल्सर से क्वेश्चन आ सकता है। प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर, डिक्यूबिटस अल्सर एक ही चीज़ है, तो इसे आपको अच्छे से एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसको, जैसा कि मैं बताई कि डिक्यूबिटस अल्सर या फिर प्रेशर सोर या फिर प्रेशर अल्सर एक ही चीज़ है। डिफरेंशन अगर देखें तो यह इस्चेमिक नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस क्या कंडीशन है, फिर इस्चेमिया क्या कंडीशन होती है, कि ब्लड सप्लाई कम होने के वजह से वहाँ पे टिश्यू जो है वो ब्लूइश कलर या फिर वो डेड कर जाते हैं, तो उस कंडीशन को इस्चेमिक नेक्रोसिस बोलते हैं। देखिए एक बात और जो कि नॉर्सेट में इससे क्वेश्चन आया था कि प्रेशर सोर क्यों होता है, तो इसका आंसर था कि
परफ्यूजन जो है वो इनएबिलिटी या फिर परफ्यूजन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। परफ्यूजन क्या है? हमारा ये लंग्स है, इसमें हमने इन्वायरमेंट से एयर आया, अब इस यहाँ पे एल्वियोलाई और ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ से जो एयर इसमें ब्लड वेसल्स में आना, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और इस ब्लड वेसल्स से हमारे टिश्यू में जाने की प्रोसेस को परफ्यूजन बोलते हैं। तो जब भी ये बेड अल्सर में क्या होता है कि यही क्योंकि यहाँ पे टिश्यू पे इतना प्रेशर है कि ये परफ्यूज हो ही नहीं पाता है, जो ऑक्सीजन टिश्यू को चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो यही प्रोसेस रुकने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण इस्चेमिक कंडीशन, नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि परफ्यूजन वाली प्रोसेस जो है वो अल्टर हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। सो ये इट इज़ अ इस्चेमिक नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन टिश्यू ओवरलाइंग बोनी प्रोमिनेंस। बार बार मैं बताइए कि जहाँ पे बोनी वाला एरिया है वहाँ पे होता है। बहुत लंबे समय से अगर प्रेशर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डैट मीन्स कि बेड से लग रहा है तो प्रेशर अल्सर होने की चांसेस होती है। कॉजेज नेक्स्ट हमें पढ़ना था, तो एक तो डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में प्रेशर, जब डायरेक्ट प्रेशर लग रहा है, फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन जो लगती रहती है, इमोबिलिटी, वो चल नहीं पा रहा है, और लॉस ऑफ सेंसेशन की सेंसेशन नहीं है तो वो इमोबाइल ऑफकोर्स रहेगा। तो ये डायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि ये इनडायरेक्टली उनको अफेक्ट करेगा। इसमें सारी चीज़ें डायरेक्ट है कि प्रेशर लगी तो हुआ फ्रिक्शन, या फिर वो चल नहीं पा रहा था इसलिए। अब इसमें है कि अगर मोबिलिटी प्रॉब्लम, जैसे कि किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो वो ऑफकोर्स इमोबाइल हो जाएगा, जिसके वजह से उनको प्रेशर अल्सर हो सकता है। हम लोग ये ब्रैडन स्किल में न्यूट्रिशन भी देखे थे, तो अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है तो उनका स्किन ज़्यादा चांसेस है अल्सर होने का। हेल्थ कंडीशन अगर ख़राब हो तो भी वो डायरेक्टली उनका अफेक्ट यही पड़ेगा कि वो इमोबाइल बेड पे हो जाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा तो अल्सर हो सकते। एजिंग स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट फैक्टर में आएगा कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका स्किन में उतनी टर्गिटी ये सब नहीं रहती, जिसके कारण उनको हो सकती है प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट आता है स्टेजिंग। अब क्योंकि जो ई मोबाइल होते हैं उनमें आप केयर अच्छे से होती रहे तो भी उनको अल्सर होने की चांसेस हो जाती है, या फिर जो बहुत दिनों से घर पे पड़ा था तो वो बेड सोर के साथ ही हॉस्पिटल आता है, तो आपको स्टेजिंग करना होता है उनके सिम्टम्स को देख के। तो 5 स्टेज देखेंगे हम लोग, जिसमें 4 स्टेजिंग अगर एक अनस्टेजिंग रहता है। तो एक एक करके पहले देखते हैं। जब स्टेज 1 रहेगा तो इसमें जो स्किन का हमारा लेयर है, इस तरह से आप स्किन में सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, सबक्यूटेनियस लेयर होता है। तो अगर ये जो ऊपर वाला स्किन है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा रेडनेस टाइप पे आपको अगर दिख रहा है ऊपर वाली सरफेस पे, तो वो उसको स्टेजिंग 1 आप देंगे। वहाँ पे डिसकलरेशन ऑफ स्किन हो सकता है, रेड ये सब दिखेगा, वार्म होगा, एडिमा हो सकती है, हार्डनेस एंड डार्क भी स्किन हो सकती है। मीन्स कि अभी अंदर कुछ नहीं हुआ है, ऊपर की ओर कंडीशन आपको दिख रही है, तो वो स्टेज 1 में स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, प्लीज़ उसे देखिएगा। स्टेज 2 में क्या होगा, इसमें जो है वो पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस और डर्मिस। जैसे ये एपिडर्मिस है, ये हमारा डर्मिस लेयर है स्किन का, तो इसमें जो है वो नीचे तक ये इन्वॉल्व हो जाएगा, पार्शियल थिकनेस जो है वो लॉस हो जाएगी। इस तरह से कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल प्रेजेंट एब्रेशन एंड ब्लिस्टर भी फॉर्म इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये स्टेज 2 हो गया। स्टेज 3 में क्या होगा, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। इसमें पार्शियल था, पूरी तरह से नहीं मतलब लॉस रहेगा, और इसमें फुल एकदम और भी ज़्यादा एकदम एपिडर्मिस और डर्मिस टिश्यू जो है वो लॉस हो जाएंगे। सबक्यूटेनियस फैट भी इसमें अब नीचे की और भी इन्वॉल्व हो जाता है। एंड विजिबल हाउएवर बोन, टेंडन एंड मसल नोट एक्सपोज। लेकिन इसमें अभी देखिए स्टेज 2 में पार्शियल थिकनेस खत्म हुआ था डर्मिस और एपिडर्मिस और डर्मिस का। स्टेज 2 में पूरी तरह से डर्मिस और एपिडर्मिस यहाँ से टिश्यू हट जाएगी, इन्वॉल्व सिर्फ होगा सबक्यूटेनियस, ये अभी अफेक्ट नहीं हुआ है, और बोन और टिश्यू अभी नहीं, नीचे की मसल्स ये सब नहीं दिखेगी। नेक्स्ट आता है
स्लग डैट मीन्स कि वहाँ पे मैसअप जैसे एकदम पूरा अजीब सा देखने को आपको मिलेगा, जैसे कीचड़ देखते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब ब्लडेड ये सब की स्लग रहेगी, लेकिन फिर भी डीप टिश्यू नहीं दिखेगी आपको, बोन ये सब नहीं दिखेगा। स्टेज 4 जब आता है तो अल्सर प्रेजेंट विथ अ फुल थिकनेस टिश्यू लॉस एक्सपोज टेंडन। अब जो है वो एक ये जो टिश्यू, अब यहाँ पे हमारा बोन आएगा तो एकदम यहाँ तक सबक्यूटेनियस भी इन्वॉल्व हो गया और बोन मसल से सब टेंडन ये सब दिखने लगेंगे। और लास्ट एक अनस्टेजेबल आता है जिसमें आप पता ही नहीं आपको चलेगा, पूरी तरह से उसका जो भी स्लग है टिश्यू ये सब बेड पे देखने को मिलेगा, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस विच एक्चुअल डेप्थ ऑफ अल्सर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड। और स्लग जो है, जो फिर इसका किसको बोलते हैं, जो हमारे ऑर्गन से वो हट गया, इतना डेड होके एकदम बेड पे देखने को मिलेगा, तो ये हो जाता है अनस्टेजिंग। कोई स्टेज ही आप नहीं दे सकते। तो आसान है, सबसे पहले स्किन पे दिखा, सेकंड में पार्शियल लॉस हुआ डर्मिस और एपिडर्मिस का, स्टेज 3 में जो है इसमें कंप्लीट लॉस हो गया डर्मिस एंड एपिडर्मिस, 3 लेयर जो सबक्यूटेनियस है इन्वॉल्व हुआ, लेकिन टेंडन नहीं दिखेगी। इसमें स्टेज 4 में टेंडन दिखने लगेगी, मसल ये सब दिखने लगेगा, और इसमें तो अलग ही होके बेड पे दिखने लगेगी टिश्यू ये सब। स्टेजिंग के बाद सिम्टम्स था, मैनिफेस्टेशन उसी को बोलते हैं। तो जब फर्स्ट स्टेजिंग में था, बिगिनिंग साइन आपको क्या देखने को मिलेगा, स्किन रेड रहेगा, स्किन वार्म हो सकता है, कूल एंड टच, जो कि स्टेजिंग में भी हम लोग देखे। ब्लू भी कभी कभी ब्लू या पर्पल आपको देखने को कंडीशन वहाँ पे मिल सकता है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। नेक्स्ट आता है पेन, टिंगलिंग, झंझनाहट सा होगा, उनको इचिंग हो सकती है, ये अर्लियर साइन है जो आपको पेशेंट बताएगा। अगर वो स्टेजिंग 3-4 ये सब में चला गया, ज़्यादा अगर वो स्टेज हो गया, तो ब्लिस्टर्स देखने को मिलेगा, जो कि स्टेज 2 में देखे थे, पूरा ब्लिस्टर देखने को मिल सकता है। स्टेज 3 ये सब आया तो स्किन भी ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वहाँ से हट जाएगी, ओपन वुंड दिखने लगेगा, सिग्निफिकेंट पेन होगी, स्पेशली डीप टिश्यू इंजरी हो सकता है, मसल टेंडन सब दिखने लगेंगे, जो कि स्टेजिंग से ही आपको समझ में आ गया, वही सिम्टम्स में लिखना है। अब मेन आता है कि केयर एंड प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले असेस करते रहना है, आप एक नर्स हैं तो, कि रिस्क है कि नहीं, वो आप स्केलिंग को ध्यान में रख के आप देख लीजिए, असेस कर लीजिए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि उनको डायग्नोस भी करवाना है, वुंड कल्चर ये सब करवाना है, एंटीबायोटिक थेरेपी देना है, मतलब कि उन्हें जैसे ही आप बेड बाथ दिए वहाँ पे कोई क्रीम अप्लाई कर दीजिए, ये आएगा इसमें। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन हो सकता है, जैसे कि वुंड का ड्रेसिंग, अगर उनको वुंड है तो उनका ड्रेसिंग कीजिए ताकि और भी कंडीशन ख़राब ना हो। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, जैसे किसी को थोड़ा सा अगर कहीं पे वुंड हो तो उनको ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक ऊपर से अप्लाई कीजिए, और एनाल्जेसिया भी दे सकते हैं ताकि उनका कम हो पेन। तो ये फार्माकोलॉजिकल जिसमें मेडिसिन यूज कर सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग में सबसे मेन है कि अगर हाई रिस्क है तो एवरी 2 आवर में आपको पोजीशनिंग चेंज करते रहना है, सुपाइन से प्रोन, साइड लेंगे सब करते रहना है। एम्बुलेशन, उनको चलवाना है, जितना हो सके उनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाइए, वो मैं करके दिखाई हूँ, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग बेड शोर को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ओरल केयर, आई केयर, ईयर केयर, नोज मेडिकेशन, इन सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओरल केयर देखते हैं, इसी को हम लोग ओरल हाइजीन भी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखना होगा कि ये मेंटेन क्लीननेस, माउथ इम्पॉर्टेंट बिकॉज माउथ पार्शियल एंट्री, फूड उसी से जाता है, डाइजेशन स्टार्ट वहीं से होता है, तो अगर ये नहीं वॉश हुआ तो हमारे हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। डेफिनेशन लिखना होगा तो उसी तरह से मीन्स मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ माउथ, ओरल हाइजीन इंक्लूड मेजर टू प्रिवेंट अ स्प्रेड ऑफ डिजीज द माउथ एंड इंक्लूड कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, उनको सबसे पहले डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए एंड पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि माउथ अगर वॉश नहीं हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो वो पेशेंट है तो उनको भी वो कंफर्ट देने के लिए या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए। पर्पस क्या है, सबसे पहले अगर कोई माउथ इन्फेक्शन हो तो उसे ट्रीट करना रहता है, तो हम लोग माउथ हाइजीन को मेंटेन करते हैं। माउथ फ्रेश एंड क्लीन हो उसके लिए, प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग ड्राई एंड क्रैक ना हो जाए, इसके लिए भी हम लोग माउथ वॉश करवाते हैं। डेंटल कैरियन, टूथ डिके हो रहा है तो उसको भी ध्यान रखेंगे, कैसे डेंचर सबका केयर किया जाता है आगे भी हम लोग देखेंगे। एंड 2% सेंस विच आर रिजल्टिंग ऑफ इन अल्सरेशन, अगर हमें थोड़ा सा भी सेंस हो कि माउथ अल्सर हो रहा है तो उस टाइम पे भी हमें मतलब माउथ वॉश पे ज़्यादा ध्यान देना है, ओरल हाइजीन पे।
इम्पॉर्टेंट जो है वो कई बार एग्जाम में ये पूछा है कि कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, वाइवा में भी आपसे पूछेगा। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका फॉर्मूला होता है KmNO4 जो कि 1:500। इसका मतलब क्या है कि अगर 5000 ml अगर वाटर हो तो उसमें 1 ml बस पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे। नेक्स्ट आता है वो ग्लास में ये सब जो बोल रहा है जो भी सोडियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों सॉल्यूशन का आपको याद रखना होगा। इक्विपमेंट क्या चाहिए, तो मैकिंग चाहिए ताकि वहाँ पे ये कर सके जग विथ वाटर। नेक्स्ट हम लोग स्मॉल जग वार्म वाटर रख सकते हैं। फीड कप की रिक्वायर हो तो रखेंगे ना, तो ये ऑप्शनल है। स्मॉल कप्स 2 रखना है, ये सारी चीज़ ऑप्शनल है। आर्टरी फोर्सेप तब हमें रखना है जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो। डिसेक्टिंग फोर्सेप भी रख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो। बेसिकली इसमें मेकिंग टोज और वाटर और फिर ये आर्टरी फोर्सेप अनकॉन्शियस में रखना आपको ज़रूरी है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा। पेपर बैग, किडनी ट्रे, ताकि आप जो भी वेस्ट आए हटाएंगे। चूज में सॉल्यूशन माउथ वॉश, मतलब कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करना है उसको चूज कर रखना होगा आपको। गॉज पीस रखना होगा, फेस टॉवल रखना होगा। एक बार प्रोसीजर हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर कॉन्शियस है, यहाँ पे ऐसे आपको टॉवल को रख देना है। इसके बाद आप थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए इनके, ताकि आपको माउथ से मतलब पोजिशनिंग सही दे देना। इसके बाद यहाँ पे मेकिंग टोज रखिए और किडनी ट्रे रखिए। अगर ये कॉन्शियस है तो सबसे पहले ब्रश करवाना है, सबसे पहले ये साइड करवाना है, फिर ये आगे की ओर करवाना है। इसके बाद आप इसको ये वाटर दीजिए ताकि वो और किडनी ट्रे में उसको कलेक्ट कर लीजिए। सॉल्यूशन आप जो लिए हैं उसको फिर आप ये दे दीजिए ताकि का मतलब जो भी इन्फेक्शन हो उसे ठीक हो सके। तो ये तो कॉन्शियस है। अगर अनकॉन्शियस रहा तो वो जो हमारा माउथ गैग जो आता है वहाँ ये अंदर इंसेक्ट, ताकि ये अपना ये माउथ को ओपन रख सके। ये आप इक्विपमेंट देखिएगा हॉस्पिटल में, अगर कभी भी ड्यूटी मिले तो वो कॉमन से देखने को मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, आपने अगर ग्लव्स वियर अच्छे से किया है, मतलब प्रोसीजर एक्सप्लेन और वो चीज़ें सारा चीज़ें सेम होगी जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में सीधा बता रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बस जाननी ज़रूरी होती है, ताकि आप कहीं भी वाइवा में आपका मुँह चूप ना रहे, आप सबका आंसर दे सकें। सो ये लगाने के बाद इक्विपमेंट आपको अगर आपने ग्लव्स पहना है तो आर्टरी फोर्सेप की रिक्वायरमेंट या फिर चिटल फोर्सेप ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप एक जो बाउल में जो गॉज है उसको उठाइए और जो आप एक में नॉर्मल सलाइन रखे हैं या फिर वो जो सॉल्यूशन बेसिकली जो रखे थे पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डालिए और अंदर डालते हुए और उनको साफ करवाना है। इसके बाद वाटर देके उन्हें और किडनी ट्रे में कलेक्ट कर लेना है। तो ये था बस माउथ वॉश का। आपसे कोई भी पूछता है तो वही सॉल्यूशन का नाम पूछेगा और अनकॉन्शियस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आपको हॉस्पिटल में ज़रूरत हो। बस इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो भी चीज़ें थी हटा देनी है, रिकॉर्ड कर देना है, इनको कंफर्टेबल पोजीशन देना है, यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट आ जाता है केयर ऑफ आई। तो केयर ऑफ आई एक प्रोसीजर है जो आई को क्लीन करने के लिए या फिर आई में कुछ इरिगेट करना है, आई इंस्टिलेशन, उसमें मेडिसिन डालना हो, प्रिस्क्राइब ऑकुलर प्रिपरेशन, जैसे कि डॉक्टर जब कुछ इनको इन्फेक्शन हो और कुछ डालना हो या फिर आई को इरिगेट पूरे अच्छी तरह से करना हो, तो इससे आई केयर हम लोग उस टाइम पे परफॉर्म करते हैं। क्या पर्पस होता है, सबसे पहले तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, फिर आई को असेस की क्या इनकी कंडीशन है, या फिर कंजक्टिवाइटिस से सब की कंडीशन होती है, उन सारी चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए। इक्विपमेंट अगर देखें ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा, आपसे वाइवा में पूछेगा, तो ये सारी चीज़ों को बस आपको ओवरव्यू में दे रही हूँ। इक्विपमेंट सबसे पहले एक ट्रे होना चाहिए जिसमें कॉटन होगा, थंब फॉरसेप होगा, बाउल होगा और किडनी ट्रे, टॉवेल, स्टेराइल, सोडियम क्लोराइड, जो नॉर्मल सलाइन जो होता है वो वाली यूज़ करना है। एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं तो आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगा याद रखने का। समझ गए तो एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके बाद जो पेशेंट हैं, ये पेशेंट को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करना है हेड को ताकि आई प्रोमिनेंट दिख सके। इसके बाद तब आपको हैंड वॉश करना है। और अगर आपने ये ग्लव्स अगर आपके पास है तो उस टाइम पे ये फोर्सेप जो हम लोग देखे थे, थंब फोर्सेप या चिटल फोर्सेप, आप यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा चीज़ आपका ग्लव्स पे स्टाइल होगा, गॉज पे स्टाइल होगा। अगर नहीं है ग्लव्स तो फिर चिटल फोर्सेप का यूज़ करना होता है। तो वो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद लाइटिंग तो होना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग नहीं होगा तो इनकी आई इंज्योर हो सकती है। अब क्या करना है, टेक 2 कॉटन बॉल्स, डीप स्टेराइल, मतलब कि
एक में तो एक बाउल में तो कॉटन होगा और एक बाउल में नॉर्मल सलाइन होगा। ये स्वाब को उठाना है, इसमें डालना है और उसे अच्छे से स्क्वीज कर देना है। नॉर्मल सलाइन को स्क्वीज करने के बाद आप इनर कैंथस, ये वाला हमारा इनर कैंथस होता है और इसके बाद आउटर कैंथस। एक बात और ध्यान आपको रखना है कि अगर ये आई इन्फेक्टेड है और ये ठीक है तो सबसे पहले इसको वॉश कीजिए, तब आपको इन्फेक्टेड की ओर जाना है। और दूसरी पॉइंट कि इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर आपको उस गॉज से इन्हें आई को ये क्लीन करना है। वही चीज़ें है कि इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर स्ट्रेस, और एक गॉज को एक ही बार यूज़ करना है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इंश्योर यूज न्यू स्वैब हर टाइम आपको यूज़ करना है। आईलिड हैव बीन क्लीन, ड्राई आउट, मेक पेशेंट कंफर्टेबल। फिर आप उनको आई को ड्राई कर दीजिए और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे दीजिए। अगर कोई सॉल्यूशन डालना हो, जैसे कि हम लोग देखे थे कि कोई सॉल्यूशन उनको देना हो जो डॉक्टर लिखे रहेंगे, उस टाइम पे आप डाल दीजिए। आफ्टर केयर मतलब क्या होता है, जो भी वेस्ट है उसको डिस्कार्ड कीजिए, इक्विपमेंट को रिप्लेस कीजिए, अपने हैंड को वॉश कर लीजिए और प्रोसीजर को रिकॉर्ड कर दीजिए, जो कि नॉर्मल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईयर केयर। तो नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्लीनिंग की, लेकिन जब एक्सेसिव कभी कभी शेरुमैन अगर डिस्चार्जेस होने लगे या फिर किसी को जो हियरिंग एड लगी होती है, जो मशीन है आगे हम लोग देखेंगे, तब ज़रूरत होती है आई केयर की। क्या पर्पस होता है, सबसे पहले वो हियरिंग एड में सबसे ज़्यादा इसका आई केयर का रिक्वायरमेंट है, जो कि आगे देखेंगे। तो उसको मेंटेन अच्छे से काम करे, इसके लिए उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उस केयर देना पड़ता है। क्लाइंट यूज प्रॉपर टेक्निक एंड फॉर क्लीनिंग द ईयर। और आप उसको सिखाइएगा, जब आप कीजिएगा तो वो सीख जाता है और अपने वो जब घर जाए तो वो चीज़ों को खुद से करे। तो ये टेक्निक सिखाने के लिए भी हमें ईयर केयर देना पड़ता है। क्लाइंट विथ हियरिंग लॉस और कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जब हियरिंग एड्स यूज करता है या फिर तो उसको हमें अच्छे फंक्शनिंग के लिए ईयर केयर देना है। सॉरी, ये आई ईयर एक जैसा हो रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि अभी हम लोग ईयर केयर पढ़ रहे हैं। तो ईयर केयर देना होता है, और जब हम लोग जो हियरिंग एड्स है उसको यूज करते हैं तो उससे कम्युनिकेट अच्छा होता है। तो ये इसका पर्पस है। लिए हियरिंग एड का ही अच्छे से काम करने के लिए, वो अच्छे से कम्युनिकेट, यही इसका पर्पस है। ऐसे हम लोग ईयर केयर नहीं देते हैं। तो आपने देखा कि इसी के हियरिंग एड की वजह से ही हमें केयर देना। तो ये होता क्या है, तो ये इस तरह की इक्विपमेंट होती है जो ईयर में लगाया जाता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। इसमें बैटरी लगी होती है जो कि एम्पलीफाई मतलब कि साउंड को सुनने एंड चांस साउंड ऑफ अलाउ इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जो खुद से वो कैपेबल नहीं है, उन एम्पलीफाई नहीं हो रहा है उनके साउंडेड। फिजियोलॉजी ऑफ ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, एम्पलीफाई ये सब क्या होता है। अब नहीं देखें तो फिजियोलॉजी भी आप जाके देख सकते हैं, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ना हुआ हो तो। और एड को क्यों यूज करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन को। तो इसे कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि कैसे आई ग्लासेस या फिर इन डिवाइसेस को, ये हियरिंग एड को कैसे हम लोग केयर करेंगे। तो इसको कैसे केयर करना है, सबसे पहले ये फॉल ना हो, अच्छे से लगा हो ईयर में कि नहीं, वो देखना है। और डू नॉट स्पिल लिक्विड ऑन हियरिंग एड, कभी भी इस पर वाटर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये बैटरी डिवाइस है। हियरिंग एड शुड बी फिटेड वेल, और ये कान में अच्छे से फिटेड, ईयर में अच्छे से फिट होना चाहिए। प्रोटेक्ट इट डस्ट, एयर एंड हीट, ये सब सारी चीज़ों से भी बचाना है क्योंकि ये सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, रिमूव द बैटरी फ्रॉम हियरिंग व्हेन, अगर नहीं पेशेंट जब यूज कर रहा है तो उस टाइम आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है बैटरी को। द रिसीवर शुड नॉट कम कॉन्टैक्ट विथ वाटर, और जो यूज करते हैं उनको भी अगर वाटर के कॉन्टैक्ट में जा भी रहे हैं तो उसको हटा के जाना है, ऐसे नहीं जा सकते। तो ये नॉर्मल पॉइंट थी, जब कोई हियरिंग एड का यूज करता है तब आपको कैसे उसका केयर करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नोज का केयर हमें कैसे करना है। तो नोज केयर में सबसे पहले करना क्यों है नोज का केयर, ताकि जो भी म्यूकस जो है, क्लीन म्यूकस फ्रॉम द नोज से सारी क्लीननेस हो सके, और एलर्जन एंड इरिटेंट जो होते हैं उसको भी क्लीन करने के लिए। एंड डिक्रीज स्वेलिंग इन द नोज एंड इंक्रीज एयर फ्लो, अगर नोज जो है वो ब्लॉक रहेगा, अगर नहीं क्लीन होगा तो ये अच्छे से एयर फ्लो नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग इसका ये पर्पस होता है नोज का केयर देना। बेसिकली ये
अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए किया जाता है। प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले सिक्रेशन यूजुअली रिमूव फ्रॉम द नोज हैविंग पेशेंट बिलो इनटू द सॉफ्ट टिश्यू। जो ऐसा हमारा नोज है तो इधर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको अगर वो कॉन्शियस अगर है बाय द वे कुछ वो अपने से एफर्ट लगा सकते हैं तो उनको बोलिए कि वो ब्लो आउट करे और टीच पेशेंट, और उनको ये भी बताना है कि आप हार्श मत कीजिए इफ़ द पेशेंट, क्योंकि उससे उनकी अगर सर्जरी हो तो उन पर अफेक्ट पड़ सकता है, उनकी आई का कंडीशन ख़राब हो सकती है। इफ़ द पेशेंट नॉट एबल टू क्लीन नोज, खुद से वो नहीं करेगा तब आपको स्पेशलिस्ट विल सलाइन मोस्टेड, तब आपको क्या करना है, नॉर्मल जो सलाइन होती है उसमें कॉटन को डालना है। और कॉटन टिप एप्लीकेटर आप लोगों ने देखा होगा जो इस तरह से जो स्टिक होती है, ज़्यादातर हम लोग आई को साफ करने के लिए जो यूज़ करते हैं उस वाले स्टिक को आपको यूज़ करना है, नॉर्मल सलाइन में डालना है और पहले वेट करना है, मतलब ताकि उनको पेन ना हो। सक्शनिंग में भी नेसेसरी, ये तो नॉर्मल सा था जब आप कॉटन टिप एप्लीकेटर से उनको ये क्लीन किए। मेन इम्पॉर्टेंट यही रहता है, सक्शनिंग ही होता है हॉस्पिटल में। सक्शनिंग मशीन आती है उसे ऑन करके और पाइप को उनके नोज में डाला जाता है, जितने भी सिक्रेशन है वो आउट हो जाते हैं। ये हमेशा पोस्ट ऑपरेटिव या अनकॉन्शियस पेशेंट में आप नर्स जैसे ही हॉस्पिटल में जाइएगा ये प्रोसीजर तो आपको करना ही होगा। व्हेन द पेशेंट रिसीव ऑक्सीजन नेजल कैनुला या फिर एनजी ट्यूब उनको लगा हो तो क्लीन हर एक 8 घंटे में क्लीन करना होगा। और यूज कॉटन टिप एप्लीकेटर मोस्ट विथ सलाइन, इससे आप या तो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सीधा, ज़्यादातर यही होता है, ये सक्शनिंग ही ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है हॉस्पिटल में। तो ये था नोज केयर। अब हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि असिस्टिव जो डिवाइस है उसको भी आपको केयर देना है। तो आई ग्लासेस पेशेंट यूज़ करता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करते हैं, डेंचर यूज़ करते हैं और हियरिंग एड्स तो हम लोग पढ़ चुके। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आई ग्लासेस। तो आई ग्लासेस में सबसे इसको क्लीन, बस एक ही चीज़ ध्यान रख लें, क्लीन देम रेगुलरली विथ ल्यूक वार्म वाटर एंड माइल्ड सॉप से उस चश्मे को आप वॉश, जो कि जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो भी केयर करते हैं, तो वो पेशेंट में खुद से नहीं कर सकते तो आपको करना होगा केयर। ड्राई देम विथ लिंट फ्री क्लॉथ, जो देखे होंगे आप जो क्लॉथेस आती है ये चश्मे के लिए, उसी से हमें उसे ड्राई करना होता है। अगर कोई ऐसे वैसे कोई हम लोग क्लॉथ यूज करेंगे तो उससे स्क्रैच आ सकता है, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। स्टोर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड डैमेज, और उसे बॉक्स में हमेशा रखना होता है, अगर पेशेंट नहीं यूज़ करना है रहा है तो, नहीं तो वो डैमेज हो सकती है, फिर उस पर स्क्रैच आ सकता है। तो उसके लिए कुछ नहीं, जो नॉर्मल सबको पता है कि इस तरह से माइल्ड सॉप एंड वाटर से आप इसको वॉश कीजिए, वो क्लॉथ से वॉश करके और उसे स्टोर करके अच्छे से उस डब्बे में रखना है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहा है तो कॉन्टैक्ट लेंस आपके लिए थोड़ा सा वो हो सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस पहले होता क्या है, सबसे पहले ये आई में ये वाला जो पार्ट है टीयर फिल्म, उसमें सीधा एक डिवाइस आता है जिसको कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं, यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। कई लोग जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग यूज़ करते हैं, या फिर कई लोग कॉस्मेटिक के रूप में भी, जिनको अच्छा दिखना हो, अलग अलग के लेंस आते तो इसलिए भी यूज़ करते हैं। सो कॉन्टैक्ट लेंस थिन एंड थोड़ा सा कर्व लेंस होता है जो कि इंसर्ट डायरेक्टली इनटू टीयर फिल्म विच कवर सरफेस ऑफ योर आई, आई के सरफेस को ये कवर करता है। तो इसे केयर कैसे करना है, इसके लिए ध्यान देना होगा आपको कि वॉश ड्राई योर हैंड, सबसे पहले उसे छूने से पहले, पता है ये जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं रोज़ उनको वॉश करना पड़ता है, रोज़ रात भर पानी में ये सब सॉल्यूशन में उसको छोड़ना पड़ता है। सो बहुत ज़रूरी, नहीं तो आई बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगा और उनको और भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वैसे कॉन्टैक्ट लेंस नहीं यूज़ करना चाहिए, ये बहुत इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को डॉक्टर ये सब मतलब रिसर्च के थ्रू पता चला है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं और हमें केयर देना होगा। सो वॉश ड्राई वॉश एंड, अपने हाथ को सबसे पहले वॉश कीजिए, तब आपको उस लेंस को हैंडल करना है। रब एंड रिंस योर लेंस कॉन्टैक्ट लेंस डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन व्हेन एवर रिमूविंग देम। जब आप आई से जो यूज़ करते हैं फिर पेशेंट, तो अगर वो आई से आप निकालें तो उसके लिए अलग ही डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन जो कि उसके साथ ही देता है, तो उससे आपको वॉश करना है। कभी भी नॉर्मल सॉप एंड वाटर से आप यूज़ नहीं उसको क्लीन कर सकते हैं। ड्राई विथ क्लीन टिश्यू, स्टोर अपसाइड डाउन कैप्स। देखिए जो कॉन्टैक्ट लेंस होती है उसके लिए इस तरह से वो डिवाइस देगा और
या पहले हाथ में उसको ये सारी चीज़ों को लेके ये कर ली। सबसे पहले तो आप हैंड वॉश किए, इसके बाद जो सॉल्यूशन था उसमें रखे और उसको वॉश किया। फिर उसके बाद भी ये जो डिवाइस आता है उसमें रख के लेंस को जो अपर का पार्ट है वो उसे नीचे की ओर रख देना होता है और फिर वो ढक्कन को बंद कर देना होता है। सो वही है, ड्राई विथ क्लीन टिश्यू स्टोर अपसाइड डाउन कैप ऑफ, जो अपर का पार्ट है, जैसे कि ये है ना, ये हमारा अपर का पार्ट है, तो उसको इस तरह से करके रखते हैं। सॉक लेंसेज ओवरनाइट फ्रेश सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन रहता है उसके लिए उससे ओवरनाइट छोड़ना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी इसे क्लीन ना किया जाए तो इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा हाई रेट होती है, इसलिए डॉक्टर उतना नहीं एडवाइज करते हैं आई कॉन्टैक्ट लेंस के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाती है। लास्ट हमारा आ जाता है केयर ऑफ डेंचर, जो जैसे जिनका एक आध जो टीथ है वो ख़राब हो जाता है, या फिर ज़्यादातर जो ओल्ड पर्सन उनका पूरा टीथ जो टूट जाता है, तो डेंचर का यूज किया जाता है। डेंचर आप लोग पहले भी जानते होंगे कि जिससे नेचुरल ये दिखता है, इसमें बस एक बार लगा दिया जाता है और उससे खाना खा सकते हैं, आप पानी पी सकते हो, नॉर्मल बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है, जिनकी थोड़ी सी भी एक दांत ख़राब हो गई हो, टीथ अगर टूट गया हो तो वो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसका केयर करना ज़रूरी है। तो अगर डेंचर के साथ अगर हॉस्पिटल में पेशेंट आया तो क्या आपको करना है? तो डेंचर सबसे पहले क्या होता है, आर्टिफिशियल टीथ है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ नर्स गार्ड एंड हेल्पिंग देम टेक केयर देयर माउथ। अगर वो आया है तो आपको केयर देना होगा। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले उसको बता दीजिए कि हम आपके डेंचर जो आप लगाए हैं उसको वॉश करने वाले हैं। रिमूव द डेंचर एंड इंस्पेक्ट ओरल कैविटी फॉर एनी abnormality। सबसे पहले डेंचर को रिमूव कीजिए और कोई भी एबनॉर्मलिटी है कि नहीं ओरल कैविटी में आपको देख लेना है। और ब्रश द डेंचर को आपको अब ब्रश करना है, उसको निकालेंगे, वो निकल जाएगा, आराम से निकल जाता है, तो उसे ब्रश करना है। यूज बैक फ्रंट मोशन, मतलब ऐसे जो है पीछे से आगे की ओर डेंचर को आपको वॉश करना होगा। और नेक्स्ट आता है, ये क्या बोला, फ्रंट मोशन क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड, वही इनसाइड से आउटसाइड की ओर आपको आना है। रिंस डेंचर थ्रूली विथ अ कोल्ड रनिंग वाटर, और आप टैप के पास जाके उसे रनिंग वाटर में क्लीन कीजिए, अच्छे से वहाँ पे रख के क्लीन करना होता है, और फिर से उसे पेशेंट को दे देना होता है। और डेंचर जो लोग भी यूज करते हैं उनको डेंटिशियन ही देते हैं, वहाँ सॉल्यूशन होता है, एक टैबलेट आता है, उस कप में पहले वो टैबलेट को डालते हैं तो वो पूरा मेल्ट हो जाता है। और फिर आप जो डेंचर को आप नॉर्मली भी जो यूज़ करते हैं, पहले टैप में ब्रश उसे अच्छे से करके और वॉश कर लेते हैं, और फिर वो कप में डालना होता है, तब अच्छे से वो साफ़ हो पाती है। यूज टूथपेस्ट रिंस माउथ, अब माउथ को भी जैसे डेंचर हटाए तो जो माउथ जो उनका टीथ है वो भी आप को क्लीन वाटर से उनको वॉश करवा देना है। आप सॉफ्ट ब्रश का यूज कर सकते हैं टूथपेस्ट के साथ, और फिर फेस को वाइप कर देना है, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन दे देना है। और डेंचर या तो वो खुद से उसको बताया गया होगा या फिर आप खुद लगा सकते हैं, फिर अगर वहाँ पे डॉक्टर डेंटिशियन है तो वो भी लगा देंगे। तो यही सारी कैसे आपको डेंचर का केयर करना है कि उससे पहले निकालिए, वाटर में ये कीजिए और कप में टैबलेट डाल के वो जो सॉल्यूशन होता है उसमें डालना होता है, और फिर माउथ को भी वॉश कर देना होता है अगर डेंचर के साथ पेशेंट आया है तो यही इम्पॉर्टेंट था। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा के लिए, इसमें प्रेशर या फिर अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो वाइवा के लिए यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन वाइवा में यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही। यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेशर पॉइंट या डिक्यूबिटस अल्सर आ सकता है, पेरेनियल या फिर मियाटल केयर आ सकता है, और फैक्टर कौन सा इन्फ्लुएंस करता है हाइजीन प्रैक्टिस को। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, और जो चीज़ें भी मैं बताई हूँ उतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में हमें PhD नहीं करना होता है, हमें उसका इम्पॉर्टेंट बातें सारी पता होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर की हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा यूनिट होगा एलिमिनेशन नीड। तो आपका सारा पॉइंट इसका क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट फिर भी कोई भी चीज़ों का है या फिर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।